हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है प्रौढ़ावस्था और ऑप्शन डी है व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण आपका किस अवस्था में होता है, तो यह आपका किशोरावस्था के दौरान होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किशोरावस्था का काल कब से कब तक होता है, तो किशोरावस्था का काल आपका 12 से 18 वर्ष का होता है। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था है, तो इसका काल कब से कब तक होता है, तो पूर्व बाल्यावस्था आपका 2 से 6 वर्ष का होता है। और प्रौढ़ावस्था कब से कब तक होता है, तो प्रौढ़ावस्था आपका 18 वर्ष से अधिक होता है। तो किशोरावस्था वह अवस्था होता है जिस दौरान क्या होता है, बच्चे मित्रता को आपका सीरियस लेते हैं, बच्चे सच्चे मित्र बनाते हैं। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण आपका किशोरावस्था के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करते हैं। टीचर को यह सलाह दिया जाता है कि वो अपने क्या करें, स्टूडेंट को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किस में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है दुश्चिंता में, ऑप्शन बी है समाजीकरण में, ऑप्शन सी है मूल्य द्वंद्व में, या ऑप्शन डी है आक्रामकता में। तो शिक्षक क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को सामूहिक गतिविधि में शामिल करते हैं। तो इससे किस में सहायता मिलती है, तो इससे आपका समाजीकरण में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समाजीकरण में सम्मिलित है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश। तो समाजीकरण में क्या क्या सम्मिलित है, तो ऑप्शन ए हमारा है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। इसमें विद्रोहियों के बारे में बात है तो यह हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी है व्यक्तित्व विकास। तो समाजीकरण में आपका सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश। तो बच्चों के समाजीकरण में आपका विद्यालय का क्या स्थान होता है, क्या महत्व होता है, तो ऑप्शन ए है विद्यालय आपका प्राथमिक कारक है, ऑप्शन बी है द्वितीय कारक है, ऑप्शन सी है कि कोई भूमिका नहीं है, ऑप्शन डी है कि बहुत कम भूमिका है। तो बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय आपका द्वितीय कारक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बच्चों के समाजीकरण में प्रथम कारक आपका परिवार होता है, उसके बाद द्वितीय कारक आपका क्या होता है, द्वितीय कारक बच्चे का विद्यालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, किस प्रकार का प्रक्रिया है, तो ऑप्शन ए है मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ऑप्शन बी है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ऑप्शन सी है खुलने मिलने तथा समायोजन की, और ऑप्शन डी है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है, किस प्रकार का प्रक्रिया है, तो यह आपका मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, कौन सा इसमें से शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। तो यह समाजीकरण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी है अनुवांशिक संचरण। तो अनुवांशिक संचरण जो आपका होता है यह आपका समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, अनुवांशिकता आपका समाज के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, तो यह गलत हो जाएगा। क्या है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा है कि समाजीकरण में विद्यालय आपका द्वितीय कारक होता है, और अब इसमें दिया है कि विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, तो यह नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, तो यह बात सही है कि विद्यालय क्या है, यह समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। उसके बाद ऑप्शन सी है, समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, तो यह नहीं हो सकता है। और ऑप्शन डी है, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, तो विद्यालय समाजीकरण का पहला कारक नहीं है, यह आपका दूसरा कारक होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। डैश एक प्रक्रिया है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों को अर्जन करना प्रारंभ करता है? तो ऑप्शन ए है सीखना, ऑप्शन बी है परिपक्वता, ऑप्शन सी है विकास, या ऑप्शन डी है समाजीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी समाजीकरण। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से क्या होता है, मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की किस प्रकार की है कारक है? तो परिवार एवं पास पड़ोस आपका बच्चों के समाजीकरण की किस प्रकार की कारक है? तो अभी हमने पीछे देखा था कि विद्यालय आपका द्वितीय कारक होता है, और हमने बताया आपको परिवार क्या होता है, परिवार आपका प्रथम कारक होता है। तो परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी कारक होगा? तो प्राथमिक कारक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये प्राथमिक एजेंसिया है। प्राथमिक एजेंसिया हो गया आपका, या प्राथमिक कारक कह सकते हैं, यह परिवार हो गया, पास पड़ोस हो गया, और द्वितीय कारक हो गया आपका विद्यालय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? इनमें से कौन सा कथन आपका समाजीकरण के लिए सही है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है, मीडिया और परिवार समाजीकरण के द्वितीय संस्थान है। मीडिया और परिवार, परिवार आपका प्राथमिक संस्थान होता है, तो यह नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी हमारा है कि सभी संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान है। तो समाजीकरण का तरीका हर जगह एक समान नहीं हो सकता है, अलग अलग होता है। ऑप्शन सी है, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय पर प्रभाव डालती है। तो यह बात सही है कि समाजीकरण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय पर प्रभाव डालती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान को और भाषा को सीखते हैं, तो यह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है समाजीकरण, ऑप्शन बी है समावेशन, ऑप्शन सी है सामान्यीकरण, और ऑप्शन डी है संतुलन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यह आपका समावेशन कहलाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। हमें बताना है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो जीन पियाजे ने आपका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, इनके अनुसार आपका 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन? एक होता है आपका इंद्रियजनित गामक अवस्था, उसके बाद आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
उसके बाद होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और उसके बाद चौथा आपका होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अनौपचारिक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है, तो अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं है। इन्होंने चौथा क्या दिया था? औपचारिक दिया था, अनौपचारिक नहीं होगा। अब थोड़ा हम इन सभी के बारे में देख लेते हैं। आपका जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था होता है, इसका काल आपका जन्म से 2 वर्ष का होता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका काल आपका होता है 2 से 7 वर्ष का होता है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष का होता है। और चौथा नंबर होता है औपचारिक या उसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, वो आपका 11 वर्ष से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों के पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। बालकों के पहले ज्ञान के साथ साथ आपका नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आत्मसातीकरण, ऑप्शन बी है स्कीमा, ऑप्शन सी है अनुधारणा या ऑप्शन डी है निरूपण। तो बालकों के पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है संवेदी प्रेरक अवस्था या ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका 2 से 7 वर्ष का होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका 7 से 11 वर्ष का होता है। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह आपका 11 वर्ष से अधिक होता है। उसके बाद है संवेदी प्रेरक अवस्था, तो यह आपका जन्म से 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बालक का चिंतन क्रमबद्ध रूप से तार्किक एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बालक का चिंतन क्रमबद्ध रूप से तार्किक एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है? तो यह किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ऑप्शन डी है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? जीन पियाजे का मानना है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपका बालक का चिंतन क्रमबद्ध रूप से तार्किक एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह कब होता है? तो यह आपका 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, तो यह अवधि कब तक होता है? तो औपचारिक अवस्था यह आपका होता है 11 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करते हैं? तो बालक कब आपका किस समस्या पर अच्छे ढंग से विचार करते हैं? पियाजे के अनुसार यह किस अवस्था में होता है? तो यह आपका होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? आपका पियाजे का मानना है कि इस अवस्था में आपका बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है? तो वातावरण के हिसाब से स्वयं को ढाल लेना क्या कहलाता है?
तो किसी भी हिसाब से किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश है। तो विकास कैसे होता है यह हमें बताना है, किनके अनुसार? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार। तो ऑप्शन ए हमारा है, रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास आपका रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन भी है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि विकास क्या है? तो विकास आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास आपका हमें माता की गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत चलते रहता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? निर्माण और खोज का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत आपका जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि निर्माण और खोज का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। तो आज हमने टॉप 20 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। ये आपका वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें से कम आपका 3 से 5 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।